एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। पिछले कुछ हफ्तों में ना ऐसा लग रहा है मानो धार्मिक विवादों का कोई नया सीजन ही शुरू हो गया हो, है ना। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां अचानक से खुद को इन कंट्रोवर्सीज के बीच में पा रही हैं। तो जब मैंने अपनी टीम से पूछा कि भाई ये सब क्या चल रहा है, इतनी टेंशन क्यों है, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? अरे चुनाव का मौसम है। बहुत सीधी सी बातें हैं ना, लेकिन यही सीधी सी बात हमें इन घटनाओं को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। मतलब क्या ये सब सच में बस अचानक हो रहा है? तो चलिए जरा इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग घटनाएं दिख रही हैं ना, असल में ये सब एक ही धागे से बंधी हुई हैं, एक ही स्क्रिप्ट पर चल रही हैं। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, एक तरह की प्लेबुक। तो ये आउटरीच प्लेबुक आखिर है क्या? ये काम कैसे करती है? चलिए इसके स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात को एक बड़ी नेशनल बहस बना दिया जाता है। देखिए ये पूरी कहानी ना 4 सिंपल स्टेप्स में चलती है। सबसे पहले एक ट्रिगर ढूंढा जाता है, कोई छोटी सी बात, फिर उसे एक फ्रेम में फिट किया जाता है, मतलब उसे धर्म पर हमले की तरह दिखाया जाता है। इसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर इसे एम्पलीफाई करते हैं, यानी खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और फाइनली आता है रिएक्शन, लोगों का गुस्सा और कभी कभी तो कुछ एक्सट्रीम हरकतें भी। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। हाल की कुछ केस स्टडीज से समझते हैं कि कैसे कंपनियों की सीधी सादी पॉलिसीज को धार्मिक रंग देकर एक बड़ा विवाद बना दिया गया। सबसे पहले लेंसकार्ट का केस लेते हैं। उनकी जो ग्रूमिंग गाइडलाइंस थी उसमें बिंदी, कलावा, सिंदूर इन पर पाबंदी थी, लेकिन हिजाब पहनने की इजाजत थी, बल्कि उसके लिए तो खास गाइडलाइंस भी थीं। अब देखिए, हो सकता है ये कंपनी की तरफ से एक गलती हो, एक चूक हो, लेकिन जो आउटरीच प्लेबुक है ना, उसके लिए ये एक परफेक्ट ट्रिगर था। इससे सीधी सीधी हम बनाम वो वाली कहानी बन गई। और इसके बाद कंपनी के रिएक्शन ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, फिर बोले नहीं असली है पर बहुत पुराना है। लेकिन जब कम्युनिटी नोट से पता चला कि ये तो इसी साल का है, तो लोगों का भरोसा टूट गया। और फिर तो वही हुआ जो अक्सर होता है, प्रोटेस्ट हुए, पुतले जलाए गए और कंपनी के फाउंडर को माफी मांगनी पड़ी। अब जरा एयर इंडिया का केस देखते हैं, और ये लेंसकार्ट से कैसे अलग है ये समझना जरूरी है। देखिए, उनकी हैंडबुक में भी बड़ी बिंदी, तिलक या कलावा पर रोक थी, लेकिन ये नियम सभी धर्मों पर एक जैसा लागू होता था, यहाँ तक कि हिजाब की भी इजाजत नहीं थी। तो साफ है इसका मकसद सिर्फ एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्मिटी लाना था, किसी एक धर्म को निशाना बनाना नहीं। लेकिन मजे की बात देखिए, जब एयर इंडिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी इस न्यूट्रल पॉलिसी को डिफेंड करने की बजाय उसे आउटडेटेड यानी पुराना बता दिया। क्यों? क्योंकि विवाद का डर इतना ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनियां अपनी सही पॉलिसीज पर भी स्टैंड लेने से डरती हैं। बचाव करने की जगह पीछे हटना उन्हें ज्यादा सेफ लगता है। तो ये प्लेबुक सिर्फ कंपनियों को ही निशाना नहीं बनाती। अब देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स यानी किसी एक व्यक्ति को भी इसका शिकार बनाया जाता है। शार्क टैंक वाली नमिता थापर का केस याद है? उन्होंने नमाज के फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स पर एक वीडियो बनाया था। अब ये तो एक हेल्थ वीडियो था, है ना, लेकिन इसको कैसे फ्रेम किया गया? इसे ऐसे दिखाया गया जैसे उन्होंने अपने ही धर्म के साथ कोई गद्दारी कर दी हो, और नतीजा 3 हफ्तों तक लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और गाली गलौज। नमिता ने खुद ये सवाल उठाया कि जब मैंने करवा चौथ और सूर्य नमस्कार पर वीडियो बनाए तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये अचानक से कौन लोग आ गए? सोशल साइकोलॉजी की भाषा में इसे इन ग्रुप और आउट ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। मतलब जब तक वो अपने इन ग्रुप यानी अपने समूह की बात कर रही थी सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आउट ग्रुप यानी किसी दूसरे समूह की प्रैक्टिस की तारीफ की, उन्हें विलन बना दिया गया। अब हम उस केस पर आते हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये केस दिखाता है कि कैसे एक कहानी गढ़कर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को पूरी तरह से दबाया जा सकता है। टीसीएस का मामला, मीडिया ने इसे क्या नाम दिया? कॉर्पोरेट जिहाद। सुनने में कितना सनसनीखेज लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कॉर्पोरेट जिहाद था या फिर वर्कप्लेस हरासमेंट का एक बहुत सीरियस केस जिसे धार्मिक एंगल देकर दबाने की कोशिश की गई? चलिए जरा मीडिया के दावों और असलियत को आमने सामने रखकर देखते हैं। मीडिया का दावा था कि ये एक कॉर्पोरेट जिहाद है। हकीकत, कुल 9 एफआईआर हुई, लेकिन उनमें से एक भी एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत नहीं थी। मीडिया ने एचआर हेड निदा खान को मास्टरमाइंड बताया। हकीकत, निदा खान कोई एचआर हेड नहीं बल्कि 15-16 हजार की सैलरी वाली एक जूनियर एम्प्लॉई है। फिर एक दावा आया 40 दिन के अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन का, जिसे खुद पुलिस कमिश्नर ने खारिज कर दिया। तो समझने वाली बात ये है
कि जिहाद की इस सनसनीखेज कहानी के शोर में जो असली मुद्दा था, यानी वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का और पॉश एक्ट के तहत कंपनी की जिम्मेदारी का, वो मुद्दा कहीं दबकर ही रह गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतना असरदार कैसे होता है, लोग इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते हैं। इसके पीछे एक बहुत मजबूत थियरी काम करती है जिसे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। डेमोक्रेसी में लोगों को बंदूक की नोक पर कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि मास मीडिया के जरिए ये कंट्रोल किया जाता है कि लोग क्या सोचें, किस बारे में सोचें और किस बारे में ना सोचें। जानकारी को फिल्टर करके एक खास कहानी बनाई जाती है और उसी कहानी के जरिए लोगों की राय यानी उनकी सहमति गढ़ी जाती है। ये जो बात लिखी है ना, ये इस पूरे खेल का निचोड़ है। मीडिया आपको बार बार बताता है कि देखो इस बात पर गुस्सा हो, तुम्हारी पहचान खतरे में है। 3-4 बार जब आपको जबरदस्ती गुस्सा दिलाया जाता है ना, तो 5वीं बार आप खुद ब खुद गुस्सा होने लगते हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, दिमाग को आदत पड़ जाती है। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब बनाए गए विवादों से, इन मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज से आखिर फायदा किसका होता है? सोच कर देखिए, वो कौन थे जिन्हें 10 दिनों तक बिना रुके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मसालेदार कंटेंट मिला? वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे समाज में बंटवारा करके एक नया मुद्दा मिल गया और शायद कुछ वोट भी? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि क्यों सेक्सुअल हरासमेंट जैसे गंभीर मुद्दे को दफन कर दिया गया और सारा का सारा ध्यान एक धार्मिक एंगल पर लगा दिया गया? कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी का सवाल क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, गुस्सा आना या नाराज होना खतरनाक नहीं है। असली खतरा तब है जब कोई और ये तय करने लगे कि हमें किस बात पर नाराज होना है। जब हमारी भावनाओं को कंट्रोल किया जाने लगे, तब रुककर सोचने की जरूरत है कि असली कहानी क्या है और हमें कौन सी कहानी दिखाई जा रही है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.